हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आयु स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अगला टॉपिक लगा हुआ है, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा। इसमें आज पढ़ाने जा रहे हैं हम आपको कॉस्मोलॉजी कहें तो ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे। ब्रह्मांड में वो हम सब ग्रह पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी, मंगल, शुक्र वाले। आप चैप्टर समझ गए होंगे कौन सा पढ़ाने वाले हैं। इसमें सब ग्रहों की बात हो रही है। आज हमारी ग्रहों की पहली क्लास होगी और ज्योग्राफी की बहुत सारी क्लासें मैंने करा भी रखी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छा कंटेंट है। और इस क्लास की पीडीएफ जो आपको पीछे दिख रहा है, इस ज्योग्राफी की पीडीएफ भी मेरी टेलीग्राम चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल में पड़ी हुई है। जो आपको टेलीग्राम चैनल का नाम दिख रहा होगा बेटा, ये वाला ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल वाला, ये वाला हमारा चैनल है ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल, और यूट्यूब चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस अलीगंज के नाम से। और आपको अगर कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस नंबर पे 01 वाले नंबर पे आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, आपको किसी भी रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई कैरियर से लेकर कोई समस्या हो, उन सभी का समाधान हमारे करने की कोशिश रहेगी। कभी भी कोई समस्या आती है, कोई फॉर्म डालते टाइम कोई समस्या आती है तो बेझिझक इस नंबर पे कॉल करिए, और हमें व्हाट्सअप हमेशा चालू रहता है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ओके, इतनी जानकारी के बाद हम बिना टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड चैप्टर की। ब्रह्मांड चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, जो हम ये वाली पीडीएफ पहले बता चुके हैं, हमारी टेलीग्राम चैनल इस पर पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डायरेक्ट हम जंप करते हैं जहाँ पर आज आपको पढ़ाना है। कहें तो आज ये वाला चैप्टर चलने वाला है। हम ज्वार पढ़ा चुके हैं, महासागरी धाराएं पढ़ा चुके हैं, और हमें लगता है सभी बच्चों ने बड़े आराम से घर पे जाके पढ़ा होगा तबीयत से, और ये वाला चैप्टर समझ में भी आया होगा आपको। आज हमारा चैप्टर चलेगा कॉस्मोलॉजी के तो ब्रह्मांड विज्ञान। आप थंबनेल भी देख के आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको चैप्टर लगा हुआ मिलेगा कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान। इसके बारे में मेरे भाई अध्ययन करेंगे, और इससे बनने वाले जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमसे बन क्या पाएंगे, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व भी हो जाएंगे। मदद नहीं, बहुत बड़ी हेल्प मिल रही होगी इस वाले चैप्टर पढ़ने के बाद। और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रह्मांड विज्ञान की। ब्रह्मांड विज्ञान हम कहते हैं, इसमें संरचना की बात करेंगे। हमारे ब्रह्मांड की संरचना कैसे बनी है और क्यों बनी है, पहले कैसी थी, इसके बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे पहली हेडिंग पड़ी हुई है सेलेस्टियल बॉडीज, आकाशीय पिंड। जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारे पिंड मौजूद हैं। कहने का मतलब, अगर ये हमारा ब्रह्मांड है तो ये वाला एक पिंड है, ये वाला एक पिंड है, ये बीच में खाली जगह पड़ी हुई है, और ये एक पिंड है। ये बताना चाह रहा है कि हमारा जो सेलेस्टियल बॉडी के तो आकाशीय पिंड मौजूद है हमारे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड का मतलब पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे होंगे, पूरे विश्व में, विश्व क्या पूरे के पूरे संसार में है क्या, उस सब की बात कर रहे होंगे। इसमें पिंड है, कुछ पिंड है। पृथ्वी हमारा एक पिंड है, आकाशीय पिंड है। पृथ्वी क्या है, एक आकाशीय पिंड है। पृथ्वी जैसे जैसे कितने आकाशीय पिंड हैं, अभी तो आपको पृथ्वी लगा, पृथ्वी के जैसे कई आकाशीय पिंड हैं। कितने, कई एक, कितने, कई एक। अच्छा, इधर आ जाओ। अब बात करेंगे, उसमें तारे भी हैं। आपने कभी रात में आसमान में देखा है, तारे दिखाई दिए हैं, वो भी आकाशीय पिंड है। क्या तारों पे गए हो कभी, नहीं जा पाए हो। तारे बहुत दूर है, हमसे बहुत दूर है वो तारे, उन पर जाना मुश्किल है, और वो भी एक आकाशीय पिंड। आगे हम बात कर रहे हैं, जो भी बेटा जो हमारे ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, वो भी हमारे आकाशीय पिंड है। हम आकाशीय पिंड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। चैप्टर तो अभी शुरू हुआ ही नहीं है, अभी चैप्टर शुरू होने को है। जितने भी बेटा एस्ट्रॉयड हैं, जितने भी हमारे क्षुद्र ग्रह हैं बेटा, जितने भी हमारे क्षुद्र ग्रह हैं, वो भी हमारे क्या है, एक आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड। ओके, इधर आ रहा। अब हम बात करेंगे, बहुत शांति से पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा तारे, ग्रह और क्षुद्र ग्रह, ये सब आकाशीय पिंड। ये बात सबको समझ में आ गई। हमारे पूरे संसार में जो भी कुछ मौजूद है वो पिंड के रूप में, या फिर बीच में हवा है या पानी है।
अच्छा, अब आगे बात करें तो इसमें और क्या मिलने वाला आपको? मिलने वाला मेरे भाई, ब्रह्मांड बना किससे किससे है। तब आप कहोगे सर जी ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बना दिया होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बोले इसको अपनी पूजा अर्चना से बिल्कुल दूर रखना है। आपको बिल्कुल यहाँ पर देखना है, ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड को कहते हैं कॉस्मोस, COSMOS, कॉस्मोस। मोमोस नहीं भाई साहब, कॉस्मोस है, कॉस्मोस है, ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड किससे किससे मिलकर बना है? जितने भी हमारे आकाशीय पिंड है प्लस का अंतरिक्ष। जो बीच में खाली जगह पड़ी हुई वही अंतरिक्ष, जो बीच में खाली जगह पड़ी हुई है वही अंतरिक्ष है। और ये वाली बात तो समझाने की जरूरत नहीं है कि जो हमारे ऊपर की तरफ आसमान नीला दिखाई देता है, नीला तो है ही नहीं। कैसा है? काला, काला है। अच्छा, इसके बीच में क्या है? अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष की वजह से, प्रकाश के विकिरण की वजह से आपका आसमान नीला दिखाई देता है। और कभी कभी जब भूगोल नहीं पढ़े होते तो कहते हैं, या साइंस का अध्ययन नहीं करे होते हैं तो कहते हैं ऊपर पानी भरा हुआ है कि पानी फट ना जाए। वो पानी नहीं भाई साहब, ऊपर की तरफ ग्रह है, तो आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा। ऊपर की तरफ जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ना, कभी कभी बादल आ जाते, कैसे आसमान नहीं दिखाई दे रहा है, वो बादल आ जाते ऊपर की तरफ, आप ज्यादा दूर तक देख ही नहीं सकते हो। आपको प्रकाश की विकिरण की वजह से ऊपर की तरफ नीला कलर दिखाई देगा, बादल दिखाई दे रहा है, पूरा बादल है। ये हम अगर ध्यान से देखें तो हम पृथ्वी के ऊपरी भाग पे रह रहे हैं। ये हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ऊपरी भाग पे हम रह रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारा पेड़ खड़ा हुआ है और यहाँ पर तुम्हारी झोपड़ी रखी हुई है, ऐसे करके इसमें तुम रह रहे हो। और ऊपर की तरफ तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत दूर दूर तक तुम्हें सिर्फ नीला नीला दिखाई दे रहा। बस बादल कभी पास में आए तो बादल दिखाई दे जाते हैं। अदरवाइज अगर आपकी नजर ज्यादा अच्छी हो, इतनी अच्छी है ही नजर नहीं नजर किसी की, कि ज्यादा दूर देखो पिंड दिखाई देंगे तुम्हें, पिंड तैर रहे दिखाई देंगे। तब आप दूरबीन या माइक्रोस्कोप से देखें, बहुत दूर दूर की खगोलीय दूरदर्शी वगैरह देखेंगे तो उससे दिखाई देगा बहुत दूर दूर पिंड है। जैसे चंद्रमा हमें छोटा सा दिखाई दे जाता है, चंद्रमा बहुत बड़ा है यार, चंद्रमा इतना सा दिखाई देता है यहाँ से। बोले इतना है, उठा के जेब में रख ले, इतना बड़ा। अरे बहुत बड़ा यार, तुम रख जाओगे वो नहीं जेब में रख पाएगा। अरे ब्रह्मांड में हमें कुछ चीजें दिखाई, चंद्रमा दिख गया, तारे दिख गए, सूर्य दिख गया, और चीजें बहुत सी चीजें देख ही नहीं पाते, छोटी छोटी चीजें हैं। समझ पा रहे मेरी बात? आप फील करिए कि ब्रह्मांड में क्या क्या है। ब्रह्मांड में मेरे भाई आकाशीय पिंड, जितने भी ठोस वस्तुएं प्लस का बीच में जो खाली जगह पड़ी है, मान लिया पृथ्वी है, मंगल है, बीच में खाली जगह पड़ी है, यही अंतरिक्ष है। जो बीच में खाली स्पेस है वो क्या है? अंतरिक्ष है। बेटा आगे बात करें तो इसमें पढ़ने को आपको मिलेगा, देखो ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई। ब्रह्मांड की संरचना, जब ब्रह्मांड कैसे बना इसके ऊपर बात होने लग गई तो कुछ वैज्ञानिक निकल के आए, उन्होंने कहा ब्रह्मांड की संरचना ऐसे हुई होगी। कौन कौन वैज्ञानिक है? मेरे भाई वैज्ञानिक की बात करें तो बेटा इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक प्रथम बार अध्ययन किया गया कि ये सर ब्रह्मांड बना कैसे। सबसे पहली बार अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे, इनका नाम था क्या? टॉलमी। क्या नाम था? टॉलमी। क्या नाम था? टॉलमी। टॉलमी इनका नाम था। और 140 ईस्वी में, AD का मतलब ईस्वी होगा, BC का मतलब ईस्वी पूर्व होता है, बिफोर क्राइसिस। मैंने कहा 140 ईस्वी में जियोसेंट्रिक और हाइपोसेंट्रिक यानी भूकेंद्रीय अवधारणा दी थी। ये भूकेंद्रीय अवधारणा मेरे भाई दो चीजें पढ़ने वाले हैं, जियोसेंट्रिक, हाइपोसेंट्रिक, हेलोसेंट्रिक, हाइपोथेसिस। सॉरी दोबारा से पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है, जो टॉलमी भाई साहब थे ना, इन्होंने जो अवधारणा अपना साइंस वाला दिमाग लगाया तो इन्होंने कहा है भूकेंद्रीय अवधारणा। भूकेंद्रीय अवधारणा का मतलब ये था, ये भाई साहब नए नए थे, जैसे आप नए नए हो, तुम्हें कुछ का खोज के निकाल दो, तुम खड़े हो गए, बोले छत पे खड़े हो जाओ, छत पे खड़े हो गए, सवेरे खड़े कर दिया तुम्हें 5 बजे, 5 बजे खड़े 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 6 बज गए, 6 बजे सूर्य निकला पूरे की तरफ से, तो सूर्य की तरफ, बोले सूर्य की तरफ देखो, तो सूर्य की तरफ देख रहे पता चला सूर्य चल दिया, चलता हुआ जा रहा है, सूर्य उधर जाके पश्चिम में जाके नीचे चला गया। अब तुमसे कहा कुछ लिख दो यार इसके बारे में, क्या लिखोगे सूर्य के बारे में? तो तुम कहोगे सर हमें ऐसा लग रहा है सूर्य है ना पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है यार। बोले कैसे? बोले सर कल सुबह देखा था तो ऐसे घूमते घूमते गया था और नीचे छुप गया था, अगले दिन फिर नीचे से घूम के आया होगा, फिर से इधर पूरब से निकला और पश्चिम में जाके छुप गया। वैसे तुम्हें यही लगता सूर्य भाग रहा है, क्या लगता है? सूर्य दौड़ रहा है, यही तो लगता है। तो ऐसे ही हमारे भाई साहब थे टॉलमी ने कहा यार हमें ऐसा लगता है सूर्य चक्कर लगा रहा पृथ्वी के। इन्होंने ऐसे देखा लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, इन्हें थोड़ा दिमाग लगा, यार ऐसा लग रहा है एक दिन खड़े हुए धूप में, तो कौन रोज धूप में खड़े हो, लेके तो सीधा
ये लिख के चले गए कि भाई साहब कि भू केंद्रीय अवधारणा देके चले गए, कहे तो जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस देके चले गए। जो थ्योरी दी उसका नाम था जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है भू केंद्रित, जो हमारी पृथ्वी है वो केंद्र पर है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा हम अब देख सकते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है तो आपको डायरेक्ट खड़ा कर दिया जाए तो आप ये कहेंगे सर जी सूर्य चक्कर मार रहा है, अभी दोपहर सुबह उधर था अब ऐसा ऐसा जा रहा है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये तो लगेगा। तो ऐसे ही थे हमारे टॉलमी। कौन थे? टॉलमी। हम कह रहे टॉलमी भाई साहब। अच्छा, फिर एक वैज्ञानिक आए। जब कोई आदमी कोई चीज सर्च कर ले ना, फिर उसमें नई कुछ अपनी तरकीब लगाने वाले आ जाते हैं। अपना लगाया, कॉपी किया, कुछ और ऐड किया, नया बना के दे दिया। ठीक है भाई साहब, इनका नाम था कोपरनिकस। इन्होंने कहा देखो टॉलमी भाई साहब तुमने ठीक कहा, मान लिया, लेकिन तुम मेहनत नहीं करना चाहते, तुमने ज्यादा ठीक नहीं बता पाया, तुमने देखा वही बता दिया, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाई। टॉलमी भाई साहब आई 1543 ईस्वी में, लेकिन तब तक ये गुजर चुके थे। 140 AD की बात हो रही है। जो हमारे टॉलमी निकल चुके थे, अब भाई साहब कोपरनिकस आए। अब टॉलमी से बात नहीं हो पा रही क्योंकि खत्म हो चुके थे वो। 1500 साल होगी भाई साहब, 1543 में आई है। इन्होंने कहा है हेलोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, सूर्य केंद्रीय अवधारणा दी। सूर्य केंद्रीय अवधारणा का मतलब ये भाई साहब बोले, कोपरनिकस बोले टॉलमी भाई साहब गलत बता गए जनता को बिल्कुल गलत बता के बिल्कुल गलत लिख गए। बोले बहुत गलत पढ़ रहे हो सब लोग। बोले क्यों? बोले भाई साहब हम दे रहे सूर्य केंद्रीय अवधारणा, वो कह रहा कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी इसके चारों रिवॉल्व कहते चक्कर लगा रही है। इन्होंने ठीक बोला यार, सबने तालियां बजा दी यार। बोले हाँ ये आदमी बढ़िया निकला। बोले थे तो टॉलमी ज्यादा दिमाग, उन्होंने देखा सूर्य इधर जा रहा है, रोज जा रहा आ रहा और उन्होंने कहा सूर्य चक्कर लगा रहा भाई साहब। और लेकिन भाई साहब फिर आई 15 साल के बाद में कौन? कोपरनिकस ने कौन सी थ्योरी दी? हेलोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। कहे तो सूर्य केंद्रीय अवधारणा देने वाले कौन थे? कोपरनिकस। ये प्रश्न आते डायरेक्ट, बताओ सूर्य केंद्रीय अवधारणा या हेलोसेंट्रिक लिख के आ जाता है हिंदी में, हेलोसेंट्रिक देने वाले कौन थे? कोपरनिकस। बात सभी को समझ में आ रही है? कितनी शांति, हमें बड़ा अच्छा लग रहा पढ़ाते हुए, एकदम पंखे भी बंद है और एकदम मस्त पढ़ा रहे हैं। चलो आ जाओ। अब फिर बात आई, फिर एक अगली बात आई कि आकाशगंगा। क्या हो गया? लाइट आ गई है? चली गई तो चला देंगे जब लाइट आ जाएगी तभी पंखे, क्योंकि पी कर रहा था, इन्वर्टर चला जाएगा। अगर बंद हो गया तो क्लास भी बंद हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अभी चल तो रहा कम से कम, अपनी क्लास तो चल रही है। गर्मी में बैठे रहो, क्या दिक्कत है? इतनी गर्मी में नहीं, पंखा ले लो अपना, ऐसे ऐसे करते रहो। ठीक है, आकाशगंगा की बात करें। हाँ वो पंखा नहीं उतारना है, अपना ऐसी कॉपी किताब लेनी है। ऐसा वही पंखा उतार लो कि वैसा यही वाला करेंगे ऐसे ऐसे। इधर देखो, हम बात करेंगे गैलेक्सी की। आकाशगंगा समझते हैं। अब आप ये समझ चुके हैं कि दो वैज्ञानिक आए, एक तो टॉलमी और एक कोपरनिकस। ये दोनों आदमी चर्चा में रहे। एक भाई साहब पहले 140 AD में वो बता के चले गए सूर्य चक्कर लगा रहा है, उन्होंने भूकेंद्रीय अवधारणा देके चले गए। कहते तो जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस देके चले गए। फिर आगे हमारे कौन से? कोपरनिकस ने कहा भाई साहब हेलोसेंट्रिक है। बोले सूर्य केंद्रीय अवधारणा है, बोले सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी चारों ओर। क्या आप इसको प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो? है ना? ये भाई साहब कह के गए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। कौन? कोपरनिकस कह के गए। अच्छा, अब बात आई कि आकाशगंगा क्या होती है। मैंने कहा असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। हुआ क्या मेरे भाई, बात समझना बहुत अच्छे से। हमने कहा आकाशगंगा का मतलब ये मान लिया इतने बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 100 इतने तारे, ये इकट्ठा एक ग्रुप है। और फिर पता चला यहाँ पे बीच में स्पेस है, खाली जगह। फिर एक ग्रुप मिला, इस वाले ग्रुप में 1 2 3 बड़ा 100 कितने 100। फिर एक ग्रुप मिला, एक खाली जगह मिली, फिर 1 2 3 100 200 इतने तारे इकट्ठे, पूरा एक ग्रुप। कितने 100 200 200 का एक ग्रुप, तारों का ग्रुप। तारा छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। तो एक वैज्ञानिक भाई साहब आए, उन्होंने कहा ऐसा करो इनका नाम दे दो, जो पूरा ग्रुप होगा उसको आकाशगंगा बोल दो। क्या बोल दो? आकाशगंगा। बोले आकाशगंगा असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। बोले ये आकाशगंगा 1 नंबर दे दो, इसका 2 नंबर दे दो, इसका 3 नंबर। कहते हो पिंटू चिंटू और सिंटू, क्या कहते हो? ऐसे करके नाम दे दो इनको। ऐसे करके मैंने पिंटू चिंटू सिंटू बोला, ये नाम नहीं है, इनके नाम कुछ और आगे देखने को मिलेंगे। जैसे हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? देवयानी। हाँ
मिल्की वे। अपनी जो आकाश गंगा है जिसमें पृथ्वी है, सूर्य है, ये सब चीजें है ना, इस आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। ऐसे करके बहुत सारी, मैंने 3 ही बनाई है, बहुत सारी आकाश गंगा। क्या आप प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो? पूरे विश्व को समझा रहे हैं, संसार को। संसार में कहा कि आकाश गंगा है और आकाश गंगा में असंख्य तारों का समूह, उसी को आकाश गंगा कह दिया गया। आगे बोला गया, फिर देखो बेटा क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है कि हमारी अपनी आकाश गंगा कौन सी है, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जिसमें हमारी ग्रेट माइंड क्लासेस चल रही है। ये हमारी ग्रेट माइंड बहुत छोटी सी जगह पे चल रही है, ये बहुत बड़ी आकाश गंगा है। कहे तो ये पॉइंट रख दें, ये बहुत बड़ी जगह हो जाएगी। इतने बीच में अलीगंज नहीं है। जो हमारी आकाश गंगा की बात करोगे, इसका नाम है मिल्की। कहोगे अमेरिका भी आ जाएगा? अमेरिका क्या चीज़ है भाई, पृथ्वी पे तो है अमेरिका। पृथ्वी भी आ जाता है उसी में पृथ्वी के पास का सूर्य भी आ जाता है, ये सब ग्रह आ जाते हैं पास के। ये तो सब एक ही आकाश गंगा की हिस्सा है, जिसका नाम है क्या? तो मिल्की वे तो हेडक्वार्टर बोल दो सभी का। चाहे पृथ्वी कर लो, चाहे अलीगंज कर लो, चाहे एटा कर लो, चाहे लखनऊ कर लो, चाहे यूपी कर लो, चाहे भारत कर लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे किसी की बात कर लो, इनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मिल्की वे में। मिल्की वे हेडक्वार्टर टाइप का समझ लो। शायद आप समझ पा रहे होंगे, इस चीज को इमेजिन कर पा रहे होंगे। कर पा रहे इमेजिन? ठीक है। अच्छा, इस आगे क्या लिखा है? बिल्कुल, बोले जिसमें पृथ्वी उसी में सूर्य, उसी में पृथ्वी उसी में सूर्य, उसमें मंगल बृहस्पति शुक्र शनि सब इसी में। बोले ये आकाश गंगा का पूरे का नाम क्या है? मिल्की वे। और हिंदी में कहते हैं क्या? दुग्ध मेखला। बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, आगे बात करी कि जो हमारी मिल्की वे है, इसकी आकृति कैसी है? स्पाइरल शेप की है। स्पाइरल कहते हैं सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार कैसा आकार होता है? ऐसा टाइप का, ये सर्पिलाकार। बोले हमारी जो आकाश गंगा है ना, दुग्ध मेखला, उसका आकार सर्पिलाकार है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए, जितने क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये सब प्रश्न डायरेक्ट आए हुए हैं कि बताओ हमारी जो आकाश गंगा दुग्ध मेखला, इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, या हिंदी में दुग्ध मेखला। ठीक है। और आप क्या करना, नोट्स डाउनलोड करना टेलीग्राम से। ठीक है, टेलीग्राम चलाना और वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके तुम डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर ना मिले तो हमारा नंबर नोट कर लेना 01 वाला, उससे बता देना, हम तुरंत आपको भेज देंगे PDF जियोग्राफी का। आगे आ जाओ। अच्छा, फिर क्या बोला आगे? आगे बोला कि हमारी जो मिल्की वे है, हमारी जो आकाश गंगा है, इसमें 3 भुजाएं हैं। भुजाएं, 3 भुजाएं मान ली, मतलब 3 लेयर मान लो कि हमारी मिल्की वे है ना, इसका एक सेंटर होगा, सेंटर के ऊपर एक लेयर और उसमें और ग्रह होंगे। कहने का मतलब जो मिल्की वे है ना, उसके केंद्र में जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सब इकट्ठे हैं, ये जितने भी ग्रह हैं सब इकट्ठे एक आकाश गंगा में इकट्ठे हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठे हुए हैं। तो मैंने कहा 3 लेयर है इसमें, पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर, और तीनों में ग्रह हैं। अब देखो यही लिखा हुआ है कि हमारी आकाश गंगा की 3 भुजाएं हैं, और अपनी आकाश गंगा में मैंने लिखा है। अच्छा, लिखा देयर आर 3 आर्म्स फाउंड इन अवर गैलेक्सी। हिंदी में इंग्लिश बड़ा अच्छी है यार, इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं, हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। हमारी गैलेक्सी में 3 आर्म्स हैं। कितनी आर्म्स हैं? 3। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बताओ हमारी दुग्ध मेखला गैलेक्सी में कितनी आर्म्स हैं? 3 आर्म्स हैं। अब पूछा जाता है सूर्य किस आर्म में होगा? अरे मेरे भाई, बात ऐसी चल रही है कि मान लिया कि हमारी मिल्की वे है, इसका सेंटर ये है, एक लेयर ये, एक लेयर ये और एक लेयर ये। हम बताना ये चाहते हैं बेटा कि इसमें जिसमें हमारा मान लिया पृथ्वी है, क्या इस वाली लाइन में है, इस वाली लाइन में घूम रहा है क्या? कि इस वाले में, कि इस वाले में? बहुत सारे ग्रह हैं ना, तो लेयर में बांट दिया। कितनी लेयर बताइए? 3 लेयर नहीं बोलेंगे, इसको कहते हैं भाई आर्म्स। क्या कहते हैं? आर्म्स। बात समझते चलना अच्छे से, गहराई से। हम बात कर रहे हैं किसकी? दुग्ध मेखला गैलेक्सी की, दुग्ध मेखला मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। और इसमें मैंने ये बता दिया है कि इसी में अपना सूर्य है, इसी में हम हैं, इसी में पृथ्वी है, इसी में तुम्हारा घर है, इसी में तुम्हारी कोचिंग है। ठीक है, और इसी में तुम्हारा अलीगंज है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और आ गया था क्या जो हम बताना चाहते वही बन के आ गया सामने तुम्हारे? हाँ, जो हमारा मिल्की वे है ना, जिसका नाम है दुग्ध मेखला, उसका फिगर बना दिया मैंने कहा ऐसे करके ये रहा हमारा सेंटर, ये क्या रहा? ये हमारा केंद्र है, ये वाला केंद्र है, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये वाली है। और मैंने जो गोल गोल दिखाए हैं ये हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ऐसे दिखाए हैं मैंने। इनकी गिनती नहीं है भाई, बहुत है। अब तुमसे कहा कि बताओ तुम किस वाली भुजा में निवास कर रहे हो?
बोले सर जी सेकंड वाली। अगर यहीं पर सूर्य है, अगर यहीं पर बेटा सूर्य है तो सूर्य के चारों पृथ्वी गति कर रही है, यहीं पर बुध है, यहीं पे मंगल है, यहीं पे सब कुछ है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब इसी बात को आगे लिख के देंगे हम। गैलेक्सी सेंटर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो गैलेक्सी का जो आकाश गंगा का केंद्र होता है इसको बल्ज कहा जाता है। इंग्लिश में भी बल्ज और हिंदी में भी बल्ज। देखा, गैलेक्सी सेंटर को बल्ज कहा जाता है। क्या आपको याद बना रहेगा? बना रहेगा, ठीक। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है यहाँ हाई ग्रेविटेशन फाउंड, तारे चक्कर लगा रहे हैं। ये कह रहा है जहां पर बेटा केंद्र है ना, क्या बोल रहा है? जहां पर केंद्र है यहाँ पर ग्रेविटेशन बल, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत हाई है। इसकी वजह से तारे इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारे इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बात शायद समझ में आ रही होगी। कहीं तो हम संसार से थोड़े अलग हो गए हैं। संसार से अलग होकर हम अपनी गैलेक्सी में कूद गए आगे। क्या बोले? पूरे संसार में बहुत सारी गैलेक्सी, उसमें एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे, और मिल्की वे में 3 भुजाएं, और उसमें भी आगे हम कहाँ पे? सूर्य वाले पे। अभी सूर्य वाले पे नहीं पहुंचे, हम केंद्र की बात कर रहे हैं। जो हमारी मिल्की वे का केंद्र है ना, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से इसके चारों ओर तारे चक्कर लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आगे देखो, ये लिखा तारे चक्कर लगा रहे हैं किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब देखो हम बात कर रहे हैं इसमें, अगला है आउटर आर्म, जो इसकी बाहर वाली हो जाए ना, तीसरी वाली, इसको कहेंगे आउटर आर्म। आउटर आर्म, इसको थर्ड आर्म कहते हैं। हाइड्रोजन के बादल पाए जाते हैं। अच्छा, हल्की चीज होती है वो बाहर रहेगी ना, हल्की चीज बाहर है, तो तीसरे आर्म में हमारे हाइड्रोजन के बादल पाए जाते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? ये वाला प्रश्न कितनी बार देख चुके हैं हम कि नेबुला किसे कहा जाता है। पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के बादल होते हैं, इनको नेबुला कहा जाता है। नेबुला अलग होता है, नेबुला अलग होता है ना? हाँ, वो नेबुला एक वो होता है, जीव जंतु होता है। नेबुला होता है, नेबुला सांप वाली कहानी सुनी हो, वो नेबुला होता है। ये नेबुला है, ऊ की मात्रा चढ़ी है, नेबुला, नेबुला कहा जाता है। तो अब आपको नेबुला नेबुला ही नहीं, आपको नेबुला बादल भी रखना चाहिए। पहले आप भलेचा पढ़ते रहो, नेबुला का मतलब वही नेबुला होता है, सांप को काटने वाला। आगे लिखा है नेबुला के मूवमेंट के कारण सिकुड़ता है। मेरे भाई, जब हाइड्रोजन के बादल घूमते हैं ना चारों ओर, तो सिकुड़ जाते हैं। कभी कभी कैसे हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। इसी में कुछ आगे बताने वाले हैं। लिखा हुआ है नेबुला सिकुड़ने पर टकराव होता है। जब नेबुला सिकुड़ जाता है तो एक दूसरे के बादल टक्कर मारते हैं। जब घूमते हैं ना कक्षा में, बाहर वाली में, तो ये एक दूसरे टक्कर मारते हैं। इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही ऊर्जा हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देती है। और आपको पता है हीलियम कलरफुल दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है हीलियम। जो हमारे हाइड्रोजन के बादल थे, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि नेबुला में आपस में टक्कर होती है। नेबुला का मतलब हाइड्रोजन के। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें और आगे क्या लिखा हुआ है? देखा, यही ऊर्जा उत्पन्न होगी जब बादल टकराएंगे, और ऊर्जा होगी, ऊर्जा हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देती है। और जब ये हीलियम में कन्वर्ट कर देती है तो इसको प्रारंभिक तारा कहा जाता है, कहे तो प्रोटो स्टार कहा जाता है। प्रोटो स्टार कहा जाता है। प्रश्न अगर आए क्या है प्रोटो स्टार? कहना हाइड्रोजन के जो बादल होते हैं नेबुला, इनके आपस में टक्कर होने की वजह से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, और वो ऊर्जा होती है वो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देती है, और हीलियम चमकता हुआ नजर आता है। उसी को एक तारा का नाम दिया गया है, जिसका नाम है प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार कहे तो प्रारंभिक तारा। अर्थात हमारी आकाशगंगा में नई तारों का निर्माण थर्ड आर्म के यानी आउटर आर्म में हो जाता है। कहते हैं नई तारे का निर्माण हमारी आकाशगंगा की किस भुजा में होता है? कौन सी वाली? थर्ड वाली में होता है, क्योंकि इसी में तो हमारे हाइड्रोजन के बादल हैं। टकराने की वजह से जो नेबुला होते हैं, नेबुला के टकराने की वजह से ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, और हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, और हीलियम चमकता है। जो चमकता है वो हमें तारा दिखाई देता है। उस तारा का नाम दिया प्रोटो स्टार, या कहते हैं प्रारंभिक तारा या प्राथमिक तारा लिख के आ जाता है कभी कभी। इंग्लिश में प्रोटो स्टार ही लिखा होगा, हिंदी डिफरेंट हो सकती है। प्रोटो स्टार का निर्माण होता है, इसका मतलब तुम कह सकते हो कि नए तारे का निर्माण हमारी आकाशगंगा की किस भुजा में होता है? तो कहना तीसरी भुजा में। और यही बात मैंने यहाँ पर लिख भी दी है। जो आपके डाउट बन सकते हो, हमारे डाउट पहले रह चुके हैं, ठीक है? अच्छा, थर्ड आर्म में नई तारों का निर्माण होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हमारी आकाशगंगा की किस भुजा में नई तारों का निर्माण होता है? ऑप्शन ए पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, इनमें से कोई नहीं। तीसरी भुजा मार दोगे तुम बेफिक्र। और ये बात सबको नहीं पता है, जो ज्योग्राफी डेप्थ पढ़ता जाके उसको पता होता है, डायरेक्ट नहीं मार पाता। कोई स्टैटिक जीके ल्यूसेंट रटते रहो, ल्यूसेंट में कुछ नहीं मिलेगा भाई। ल्यूसेंट में वही मिलेगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी बन गई, सबसे ज्यादा पानी कहाँ भरा हुआ है।
यही मिल सकता है उस वाले में। लेकिन किसी किसी एग्जाम की धारणा हो चुकी, कभी कभी स्टैटिक ज्यादा डाल देता है, डेप्थ में कम पूछता है, लेकिन जब डेप्थ वाला आता है स्टैटिक वाला फ्लॉप हो जाता है। फिर कहीं तो पीसीएस का एग्जाम उठाओगे उसमें डेप्थ पूछा जाता है ना। आ जाओ आगे, क्या लिखा हुआ बेटा इसमें देखना आगे। सूर्य आकाश गंगा की क्या कभी भूलोगे? तुम्हें मारे तब भी नहीं भूलोगे, है ना। मार मार के तुम्हें पूछे तब भी तुम कहोगे दूसरी भुजा में ही है क्या सूर्य। सूर्य किस भुजा में है? दूसरी। मैंने भुजाएं दिखाई थी क्या अभी बेटा? ये वाली। यहाँ पर हमारा सूर्य दिखाई दे रहा है और सूर्य के चारों पृथ्वी सब चक्कर काट रहे हैं, अपने धंधे से लगे हुए सब। देख रहे धंधा कितना बड़ा फैला हुआ है। आज पता चला कि बताओ हमारा धंधा आकाश गंगा में चल रहा है और एक और कोई हमारी अब गैलेक्सी होगी। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे और उस मिल्की वे की अंदर भी हमारा सूर्य है और सूर्य के चक्कर काट रहा है पृथ्वी और पृथ्वी रह रहे हम और पृथ्वी पे रह के हम पढ़ाई कर रहे हैं। बताओ कितने अंदर हैं हम लोग, बहुत अंदर है ना। तो आज आपको पता चला कैसे धंधे से लगे मेरे भाई। और गैलेक्सी भी चक्कर काट रही है सेंटर के, गैलेक्सी भी घूम रही, पूरी की पूरी घूम रही है, मतलब पूरा संसार घूम रहा है यार। और तुम कोचिंग में घूम रहे हो, कोचिंग से घूम के घर पे पहुंच जाते हो, सब लोग घूम रहे हैं भाई आधा। खैर इसमें सूर्य मैंने किस कक्षा में बताया बेटा, किस भुजा में बताया? ये रहता है सूर्य आकाश गंगा की दूसरी भुजा में है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में तो हमारे ये पूरा है, जितने भी ग्रह हैं आप बोलते हैं 8-9 जो कुछ भी है वो पढ़ाएंगे आगे चल के। मैंने कहा ये सब हमारी किस भुजा में है? तो हमारी मिल्की वे की सेकंड आर्म में हमारा सूर्य है, उसी में सोलर सिस्टम है। समझ रहे हैं? सोलर सिस्टम है। अच्छा आगे, सूर्य का नजदीकी तारा। अच्छा अब आपसे क्वेश्चन बता क्या पूछ लिया, ये बताओ बेटा अगर ये हमारी गैलेक्सी है, इसका नाम है मिल्की वे, इसकी पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। अगर दूसरी भुजा में हमारा ये सूर्य है तो सूर्य के पास जस्ट अगला कौन सा नजदीकी तारा है? मतलब सूर्य के पास ग्रह नहीं पूछ रहा, तारा पूछ रहा है। ये सूर्य है, सूर्य भी तो एक तारा है, सूर्य एक तारा है ना। सूर्य एक तारा भी बताएंगे, तारे क्या होते हैं, इनका खुद का प्रकाश होता है, बताने वाले आगे। मैंने कहा ये बताओ सूर्य एक तारा है और सूर्य के पास में नजदीकी तारा कौन सा होगा? तो इसका नाम लिखा है क्या? किसी किसी बच्चे की इस वाले शब्द से पहली मुलाकात हो रही होगी, हम तो पहले पढ़ चुके हैं, कुछ पुराने बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे। इसको कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। उन नए बच्चों को रिवीजन बहुत मांगता है जियोग्राफी, बार बार रिवीजन मारोगे तब याद हो जाएगा यार। हाँ प्रोक्सिमा सेंचुरी पढ़ा था, सूर्य के पास वाला वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये वाली बात याद तो याद अपने आप हो जाएगी। अरे सूर्य दूसरी आर्म में है यार। बोले कितनी आर्म? 3 आर्म है। बोले किस? मिल्की वे में। बोले हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, गैलेक्सी मिल्की वे। हमारे मिल्की वे जो आकाशगंगा है उसमें सूर्य के नजदीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे देखो ना, सूर्य का लार्जेस्ट स्टार, सूर्य का लार्जेस्ट स्टार है जिसका नाम है क्या? डॉग स्टार। सूर्य का सबसे बड़ा तारा है उसका नाम है डॉग स्टार, डॉग तारा। डॉग भी कुत्ता मत कह देना, डॉग स्टार। समझ में नहीं आया ना कि सूर्य एक तारा है और सूर्य का लार्जेस्ट स्टार। ये थोड़ी सी लाइन इनकम्प्लीट लिखी हुई है, आप सही मायने में देखें, ये थोड़ी सी लाइन इनकम्प्लीट लग रही होगी आपको। सूर्य का लार्जेस्ट स्टार है ना, सूर्य का लार्जेस्ट, सूर्य खुद तारा है, सूर्य का लार्जेस्ट स्टार डॉग स्टार है। हम इस वाले पॉइंट को होल्ड कर देते हैं, होल्ड करके कल बताएंगे। ओके चलो आगे आ जाओ। मैं आगे बात करें तो आपको मिलेगा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड दिखाने की कोशिश करें ये गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी, गैलेक्सी में तारे, गैलेक्सी में तारे, गैलेक्सी में तारे हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा ये नंबर ऑफ गैलेक्सी हैं, इन्हीं को आकाशगंगा कहा जाता है। नंबर ऑफ गैलेक्सी को ही आकाशगंगा कहा जाता है। और इसके बीच में जो खाली जगह है इसको कहा जाता है SPACE, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष। बीच में जो खाली जगह पड़ी है आकाशगंगा के उसको क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष। और आगे आ जाओ। हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा की नजदीकी गैलेक्सी। भाई नजदीकी तारा नहीं पूछ रहा, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो तुमने याद किया है। हमने कहा सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और इसमें ये कह रहा है कि मान लिया कि ये बहुत सारी गैलेक्सी है, ये वाली गैलेक्सी है जो हमारी मिल्की वे है ना बेटा, जो हमारी मिल्की वे है, और मिल्की वे के जस्ट पास वाली कौन सी है मिल्की वे, वो कौन सी गैलेक्सी? तो उसका नाम हो जाएगा
क्या बात समझ में आ रही है? एकदम प्रैक्टिकली इमेजिन करते चलना साथ साथ। हमने कहा जो हमारा गैलेक्सी है, जो हमारा आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा की नजदीकी आकाशगंगा है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। बहुत बढ़िया। अरे वाह, 30 मिनट की क्लास होगी। चलो आगे देखो। आगे हम बात करेंगे अमीबा के आकार के। मान लिया कि ये मान लिया हमारी मिल्की वे, मिल्की की ढीन बी वाली वे कौन सी? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा की ढीन जे वाली। इस गैलेक्सी का आकार अमीबा के आकार का है। प्रश्न पूछा जाता है उस गैलेक्सी का नाम बताओ जिसका आकार अमीबा के आकार का है। लिमन अल्फा लिखा हुआ है। लिमन अल्फा है ना, इसका आकार चप्पल की तरह है। मतलब इसके जो तारे हैं ना वो चप्पल के आकार में इकट्ठे हैं तो बहुत सारे तारे, इसमें बहुत सारे तारे होंगे ना। ये किसके आकार के? अमीबा के आकार के। इसका नाम है क्या है? ओ सॉरी, हाँ सही कह रहे हो। अमीबा चप्पल के आकार का ना होता है, अमीबा के आकार का होता है। अमीबा के आकार का जो हमारा मिल्की वे है, सॉरी आकाशगंगा, उसका नाम है लिमन अल्फा। कोई बच्चा बता सकता है मिल्की वे के पास की गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। और सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा। क्या बात है। और हमारा सूर्य हमारी किस आर्म में है? और हमारी आकाशगंगा में कितनी आर्म है? 3 आर्म है। वेरी गुड। अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है तारे, स्टार्स। इसको हम आज नहीं कल पढ़ाएंगे, तारों को, है ना। इसको तारों को कल पढ़ा रहे हो, कल हमारे साथ आप जुड़ रहे होंगे। ओके, थैंक यू।